सॉलिड स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो सॉलिड स्टेट होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखो, जो सॉलिड है उसको एक लकड़ी की तरह, एक लकड़ी को एज्यूम कर लो, ठीक है। उससे सारी प्रॉपर्टीज़ आप आसानी से कर सकते हैं, किसी मेटल रोड को या फिर किसी क्यूब को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस लकड़ी के पीस को कहीं भी रखते हो तो उसकी शेप, ना ही तो उसकी शेप चेंज होती है और ना ही उसकी वॉल्यूम चेंज होती है। तो इसका मतलब सॉलिड के पास डेफिनाइट शेप होती है और वॉल्यूम भी होती है। जैसे लिक्विड है, लिक्विड को अगर आप किसी कंटेनर में डालते हो तो वो उसी की शेप ले लेता है, बट उसकी वॉल्यूम क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और बट गैस की बात करें तो गैस में हम पढ़ते हैं कि जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं तो उसी में उसके पार्टिकल्स फैल जाते हैं, मतलब उतनी उसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है गैस जिस भी चीज़ में हम डालते हैं, और ना ही उसकी शेप फिक्स होती है। इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो इंटरमोलिकुलर स्पेस, अब देखो जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच का स्पेस जो होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है लिक्विड के कंपेरिजन में, और गैस के कंपेरिजन में सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, ठीक है। जैसे कोई भी मेटल की रोड है उसको आप इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते, तो वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। रिजिड मतलब वो अपनी शेप वगैरह चेंज नहीं करते और ना ही उनको आप इतनी आसानी से डिफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट की, तो अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इनके मॉलिक्यूल्स को दूर लेके जाने के लिए क्या चाहिएगा, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वह एनर्जी कहाँ से आएगी, हमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो एमोर्फस हो सकते हैं और या फिर वो क्रिस्टलाइन हो सकते हैं। अब एमोर्फस क्या और क्रिस्टलाइन क्या है, देखो एमोर्फस तो वो है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स बोल लो या आयंस, उनकी जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर होती है। बट जब हम क्रिस्टलाइन पे आते हैं तो क्रिस्टलाइन पे क्या हो जाती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है आयंस की और एटम्स की, ठीक है। अब जो एमोर्फस सॉलिड है उसके पार्टिकल्स अगर इधर उधर फैले हुए हैं तब उसकी कैसी अरेंजमेंट हो जाएगी, इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगी। और अगर मैं क्रिस्टलाइन की बात करूँ तो वो एक बहुत अच्छी रेगुलर वे में अरेंज होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एमोर्फस है, अगर ये इधर उधर फैले हुए हैं, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर को देखो, इसका मतलब है कि कितने पार्टिकल्स एक साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एमोर्फस में देखें तो सारे ही पार्टिकल्स इधर उधर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसका कैसा हो जाएगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। बट अगर मैं क्रिस्टलाइन की बात करूँ तो ये आपस में बहुत रेगुलर वे में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये बहुत लंबी लंबी चेन्स फॉर्म कर सकते हैं, यानी इनका कैसा हो जाएगा, इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब है इनके पास जो पैटर्न होता है वो रेगुलर होता है और पार्टिकल जो होते हैं वो रिपीट करते रहते हैं अपने आप को पीरियोडिकली, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एमोर्फस जो है अब ये इरेगुलरली अरेंज है, ठीक है, बट हमने तो सॉलिड में पढ़ा था कि जो इनके डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होते हैं, बट यहाँ पे तो पार्टिकल्स ही रेगुलरली अरेंज है, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। अभी इसका क्या मतलब है वो हम देखते हैं, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो ट्रू सॉलिड होता है। अब ये स्यूडो सॉलिड का क्या मतलब है, देखो कुछ जैसे आप इसके एग्जाम्पल से रिलेट करो, जैसे ग्लास है, ठीक है, ग्लास अगर गर्मियों में देखा हो तो नीचे थोड़ा सा वाइटिश सा हो जाता है, ठीक है, तो ग्लास क्या है, स्यूडो सॉलिड है, मतलब वो उसका पार्टिकल्स जो है वो इरेगुलरली अरेंज्ड है, तो उसके जो पार्टिकल्स है ना वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आने लगते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लास है उसको ना ही तो हम सॉलिड कह सकते हैं, ना ही उसको हम प्रॉपरली लिक्विड कह सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो स्यूडो सॉलिड है या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड है। सुपर कूल्ड लिक्विड का क्या मतलब है वो हम आगे देखेंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो प्लास्टिक भी तो ऐसा ही है, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे धूप में कुर्सियाँ वगैरह को बोलते हैं कि धूप में कुर्सियों को नहीं रखना चाहिए, ठीक है, जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ क्रिस्टलाइन की, तो क्रिस्टलाइन में होते हैं मेटल, आइस, NaCl क्रिस्टल्स, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। कैन क्रिस्टलाइन सॉलिड कन्वर्ट इनटू एमोर्फस, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है अब उसकी अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर है, तो उसको अगर आप हिट करके और सडन कूलिंग कर देते हैं एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट जो एमोर्फस सॉलिड है उसको हम क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मेल्ट करना पड़ेगा। बट जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं अमोर्फस सॉलिड जो होता है उसका क्या होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होती है। बट अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूँ तो उसके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक शार्प पॉइंट होता है जहाँ पे वो मेल्ट कर जाता है। ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो देखो ये है सॉलिड वाला पार्ट, ठीक है, ये यहाँ तक तो क्या है सॉलिड और यहाँ तक है लिक्विड, और तो जो ये बीच वाला एरिया है ना, ये है इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसके पास क्या है, एक रेंज है इसके पास जहाँ पे ये मेल्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक शार्प पॉइंट है। ठीक है, शार्प पॉइंट है तो नीचे हम क्या लेंगे, टेम्परेचर लेंगे, और यहाँ पे जितनी हीट हमने दी है इसको तोड़ने में यानी मेल्ट करने में, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अमोर्फस सॉलिड जो है, अब अमोर्फस सॉलिड की अरेंजमेंट ही इरेगुलर है, अगर उसको हम काटेंगे तो वो रफ और इरेगुलर सरफेस देगा। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल रेगुलर है, तो वो स्मूथ और शाइनी सरफेस देगा। ठीक है, तो अमोर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, और जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनाइसोट्रोपिक होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो आइसोट्रोपिक में देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो देखो यहाँ पे एक पार्टिकल था, यहाँ पे एक पार्टिकल था, तो ये क्या है, आइसोट्रोपिकली मतलब जगह जगह पे रखे हुए हैं। अगर मैं क्रिस्टलाइन की बात करूँ तो देखो एक यहाँ से ड्रॉ करूँ अगर मैं लाइन, ठीक है, और फिर एक यहाँ से करूँ, तो ये और ये वाली लाइन देखो डिफर करेगी, है ना, क्योंकि अगर मैं ये एक स्क्वायर मानती हूँ तो ये वाली तो क्या हो जाएगी, इसकी साइड हो जाएगी। अगर मैं इसको ए मानूँ तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों आपस में क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, तो इस वजह से ये कैसा होता है, एनाइसोट्रोपिक होता है। और जो अमोर्फस सॉलिड होता है वो हमारा आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। ठीक है, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होते हैं, बट जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमने एनाइसोट्रोपिक सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बोला है जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ वाई ग्लासेस ऑफ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स अपीयर वाइटिश, तो ये वो क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें जो ग्लास होता है वो नीचे की तरफ जमा हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी की वजह से जो उनका नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है, थिकर हो जाता है, और अपर पार्ट क्या रह जाता है, थिनर रह जाता है, और नीचे वाइटिश सरफेस बन जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है, किसके बेसिस पे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले आता है मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड यानी मोलिक्यूल्स, यानी मोलिक्यूल्स जो होते हैं, अगर मैं सिंपल मोलिक्यूल्स के बारे में बात करूं जो मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, वंडरवॉल फोर्स लगता है। और जो मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं वो इसके एग्जाम्पल सभी इंसुलेटर्स होंगे। ठीक है, अब ये जुड़े किससे होते हैं, एच बॉन्ड सॉलिड आता है इसमें, पोलर सॉलिड आता है, और नॉन पोलर सॉलिड आता है। अभी किस किस से जुड़े होते हैं, ये तो एच बॉन्ड से ही जुड़ा होगा। अगर ये पोलर है तो यानी डाइपोल होगा, डाइपोल सॉलिड होंगे। अगर ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में कौन सा लगता है, लंडन फोर्स लगता है या फिर डिस्पर्सन फोर्स लगता है। अगर ये एच बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसका मतलब ये कैसे होंगे, हार्ड होंगे, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आइस होगा। आइस के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एच बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ डाइपोल की, तो ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हो गए HCl, SO2, NH3, इनके बीच में क्या लग रहा है, डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है। ठीक है, जो NH3 है, अब ये जो है ये एक पोलर सॉलिड है, बट आप बोलोगे इसमें तो H3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। बट क्या होता है इसमें जो डाइपोल इंटरेक्शन होती है वो H बॉन्डिंग से भी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है H बॉन्डिंग पे। ठीक है, अगर मैं नॉन पोलर की बात करूँ तो देखो इस H बॉन्ड जो है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके बनाए हुए कैसे होंगे, बिल्कुल हार्ड होंगे। ये पोलर है, उसमें क्या है, डाइपोल है, और इसमें क्या है, ये H बॉन्ड से थोड़ा सा वीक होता है, तो ये कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट। और नॉन पोलर सॉलिड्स है तो उसमें कौन लग रहा है, लंडन या फिर डिस्पर्सन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे, वेरी सॉफ्ट। जनरली जो मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं वो लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आयन, यहाँ पे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और आयनिक बॉन्ड किसकी वजह से बनते हैं, आयंस होते हैं उनकी वजह से। तो इनको मैं क्या भी बोल सकती हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, अब जो आयनिक सॉलिड है इनके बीच में क्या लग रही है, आयनिक
आयनिक बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, तो ये कैसे होंगे, हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे, ठीक है, हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। इसके एग्जांपल जैसे हो गए NaCl, CaF2, C5Cl, Al2O3 एटसेट्रा। इनके बीच में क्या लग रहा है, आयनिक बॉन्ड लग रहा है, इसकी वजह से ये कौन से आयनिक सॉलिड है, कैसे हैं, हार्ड एंड ब्रिटल हैं। ब्रिटल का मतलब है ना, जैसे ईंट है तो वो कैसी होती है, ब्रिटल होती है, ठीक है, मतलब उसको आप तोड़ोगे तो वो टूट जाएगी, और हार्ड भी है ना। जनरली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी जो लैटिस एंथैल्पी होती है ना वो हाई होती है। इस वजह से नहीं कि इनके पास आयनिक बॉन्ड होता है, इस वजह से कि इनकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये कैसे हैं, ये कैसे होंगे, बैड कंडक्टर होंगे सॉलिड स्टेट में, ध्यान से सुनो, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होंगे, बट जैसे हम इनको हीट कर देते हैं और ये अपने एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं, वैसे ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। इन सॉलिड फॉर्म ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बट सिर्फ वही सॉलिड्स कंडक्ट करेंगे जो डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड जो होता है उनके पास कौन सा बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, जैसे Ag, Au, Fe, Na, Cu, Sn। एक कितने पढ़े हमने शुरू से, मॉलिक्यूलर में कौन कौन से थे, H बॉन्ड वाले, पोलर थे जिसमें डाइपोल लग रहा था, और नॉन पोलर थे जिसमें लंदन या फिर डिस्पर्जन वाला लग रहा था। दूसरे कौन से है, आयनिक सॉलिड, और तीसरे कौन से, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड लगेगा, मेटेलिक बॉन्ड लगेगा। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लग रहा है, मेटेलिक बॉन्ड लग रहा है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल का मतलब है कि इनको हम मेल्ट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का क्या मतलब है कि इनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि थिन वायर किस में आएगा या थिन शीट किस में आएगा। देखो यहाँ पे मेलिएबल में 2 ई दिख रहे हैं और इसमें सिर्फ एक ही ई है, ठीक है, तो 2 ई हैं तो यानी ये किस में आएंगे, शीट में आएंगे, और इसमें एक ही है तो यानी ये वायर में आएगा, ठीक है। ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं, मेलिएबल यानी थिन शीट्स और डक्टाइल मतलब थिन वायर्स, ठीक है। बात आगे चलते हैं। अब ये क्या मेटेलिक सॉलिड है तो इनके पास कौन से बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, तो ये क्या करेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट ऑल्सो, ठीक है। जनरली जो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एक्सेप्ट फ्यू, क्योंकि अगर मैं बोलूँ गैलियम, मर्क्यूरी, ये कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली देखो अगर किसी एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, यानी उनको मेल्ट करने में हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाली, अगर मैं आउटर मोस्ट शेल की बात करूँ उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उनको बहुत उससे खींचेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, और जितनी ज़्यादा फोर्स से वो खींचेगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और उतना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर मैं बात करूँ, अगले आते हैं 4 टाइप के कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट यानी यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन के हमने क्या पढ़े हैं, जैसे डायमंड पढ़ा है, ग्रेफाइट पढ़ा है ना, तो इनके बीच में कौन सा लगता है, कोवेलेंट बॉन्ड लगते हैं। देखो अगर मैं डायमंड की बात करूँ तो डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा है, तो अगर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा है तो इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 4, और 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3। sp3 का क्या मतलब है, एक s प्लस p3, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो 1 + 3 = 4, यानी इसने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। कैसे, देखो यहाँ पे एक कार्बन होगा, ठीक है, एक कार्बन जो ये है ये इस वाले कार्बन से जुड़ा होगा और इस वाले कार्बन से भी जुड़ा होगा और इस वाले कार्बन से भी जुड़ा होगा। अब आप बोलोगे कि ये तो जुड़ा है बट इसका क्या, देखो यहाँ पे एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो फिर ये वाला इससे कनेक्टेड होगा, इससे कनेक्टेड होगा, इससे कनेक्टेड होगा। और अगर इसने अपने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, यानी 3 बॉन्ड्स बनाए हैं तो 1 2 3, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp2। कैसे, 2 p के और 1 s का, 1 + 2 = 3, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला आता है SiO2। SiO2 का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, Si जो होता है
4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ऐसे, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब जो ये नीचे वाला ऑक्सीजन है ये अगले SI से जुड़ा होता है, और जो ये बीच वाला ऑक्सीजन है ये SI से जुड़ा होता है। इस बीच वाले ऑक्सीजन ने तो 2 बॉन्ड बना लिए, अब SI की बारी है तो इसने एक ऑक्सीजन से बना लिया, अब इस ऑक्सीजन ने एक SI से बना लिया। इसके क्या हो गए, 2 बॉन्ड्स पूरे हो गए, और इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। सिलिकॉन भी तो कार्बन की तरह 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इनके पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये भी कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। और हमने ये हार्ड एंड ब्रिटल वाला पॉइंट किस में पढ़ा था, आयनिक वाले में भी पढ़ा था, बट वहाँ पे क्या था, उनकी लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा थी, इस वजह से वे कैसे थे, हार्ड एंड ब्रिटल थे। बट जो कोवेलेंट वाले हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा जॉइंट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जनरली जो होते हैं ये अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज कर जाते हैं, ठीक है। जैसे डायमंड है, डायमंड सुना होगा कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है ना। ग्रेफाइट जो है, आप देखो ग्रेफाइट जो है अगर मैं उसको मेल्ट करने लगूँ तो वो पहले ही डिकम्पोज हो जाएगा, मेल्ट होने से पहले ही, है ना। मोस्टली जो होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट आपने छोटी क्लासेस में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प करके और उसको बीच में लगाते हैं तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जो क्या है, सबसे पहले आती है स्पेस यूनिट, है ना। ये क्या है, एक स्पेस यूनिट यानी सिंगल, और ये क्या है, स्पेस लैटिस। लैटिस मतलब अरेंजमेंट। स्पेस लैटिस तो ये डिफाइन करता है किसी भी चीज़ की एक्चुअल अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट किसी भी क्रिस्टल की, कहाँ पे, स्पेस के अंदर। बट यूनिट सेल क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होती है जो बार बार रिपीट करती है और क्या करती है, स्पेस यूनिट को जनरेट करती है। यूनिट सेल है, यूनिट सेल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयन्स होंगे, तो उनकी पोजीशन को कौन डिफाइन करेगा, लैटिस पॉइंट डिफाइन करेगा, ठीक है। लैटिस पॉइंट जब बहुत सारे मिलेंगे तो यूनिट सेल बनेगा, और यूनिट सेल की अरेंजमेंट जब बहुत ज़्यादा यूनिट सेल क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, और वो क्या बना लेंगे, एक 3D अरेंजमेंट बना लेंगे, क्रिस्टल बना लेंगे, एक 3D क्रिस्टल। तो उसकी अरेंजमेंट को जब हम स्पेस में दिखाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस, ठीक है। और इनका यूज़ हम क्या करते हैं, हम इनका यूज़ करते हैं 3D या फिर 2D पैरामीटर्स को दिखाने में, ठीक है। अब अगर किसी 2D ऑब्जेक्ट को दिखाना चाहती हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, ये मेरे पास कोई यूनिट सेल है, ठीक है। तो मैंने इसका एंगल ले लिया, जैसे गामा, एक साइड है A और इसकी साइड है B। तो अगर मैं कोई भी 2D फिगर दिखाना चाहती हूँ तो मुझे कितने पैरामीटर्स चाहिए, 3 पैरामीटर्स चाहिए, A, B और गामा। अब अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में मैं क्या लिखूंगी कि जो A है वो मेरा B के इक्वल है, और मेरा गामा है वो मेरा 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल की बात करूँ तो अल्फा और बीटा इक्वल, A और B इक्वल नहीं होंगे, बट गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। मैं हेक्सागन की बात करूँ तो A और B इक्वल होंगे, और कितने होंगे, 6 होंगे, और उनके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अगर मैं बात करती हूँ किसी भी 3D चीज़ को, मेरे को 3D यूनिट सेल को दिखाना है मेरे को स्पेस में, तो मैं क्या करूँगी, ये वाली हाइट होएगी, ये वाली लेंथ होएगी और ये वाली ब्रेथ होएगी, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, 3 एज लेंथ चाहिएंगी। रुको मैं दोबारा दिखाती हूँ, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। ये मेरे को क्या चाहिए, 3 एज लेंथ चाहिएंगी, और एंगल चाहिएगा मेरे को, अल्फा बीटा गामा एंगल चाहिएगा। कौन कौन सा एंगल, देखो इस एंगल को ऐसे देखो, एक एक्स प्लेन चाहिएगा, एक वाई और एक जेड प्लेन चाहिएगा मेरे को 3D फिगर को दिखाना है। तो इसको मैं A मान रही हूँ, इसको B मान रही हूँ, इसको C मान रही हूँ। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि A के सामने वाला एंगल होता है अल्फा, B के सामने वाला होता है बीटा, और C के सामने वाला होता है गामा, ठीक है। तो ये तीनों हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए होंगे हमें, क्योंकि 3D फिगर दिखानी है। तो 3D फिगर किस में होती है, XYZ प्लेन में होती है, तो हमें क्या चाहिए, 3 एंगल चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं, देखो यूनिट सेल जो होता है वो कैसा हो सकता है, प्रिमिटिव हो सकता है और नॉन प्रिमिटिव हो सकता है। प्रिमिटिव कौन सा होता है, प्रिमिटिव वो होता है जिसमें क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं लैटिस पॉइंट, ठीक है। ये जो लैटिस पॉइंट है ये सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है।
अगर मैं बात करती हूँ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो लेटेस्ट पॉइंट है वो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होगा एज वेल एज अदर साइड्स पे भी प्रेजेंट होगा। तो ये कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के होते हैं। देखो इसको जैसे जैसे मैं एज्यूम करके बताऊंगी वैसे वैसे देखना। देखो जैसे मेरे पास ये एक क्यूब है, ठीक है। अब अगर मैं बोल रही हूँ बॉडी सेंटर, तो अगर मैं इसके बॉडी सेंटर की बात करूँ तो अपना रूम इमेजिन करो जिसमें भी तुम बैठे हो, तो वो क्यूब शेप का ही होगा। या अगर तुम क्यूब शेप के रूम में नहीं बैठे तो समझ सकते हो, अपने रूम को क्यूब शेप का इमेजिन करो और ये मानो कि तुम उस रूम के बीच में खड़े हो। जो बॉडी सेंटर मतलब पूरे रूम में जो बीच वाला पॉइंट है, वहाँ बीच वाले पॉइंट से मेरा मतलब है कि जितनी भी वहाँ पे जितने भी कॉर्नर्स वगैरह 2 कॉर्नर्स के बीच का डिस्टेंस है वो उस पॉइंट से बिल्कुल हाफ वे में डिवाइड हो। मतलब अगर हम के हाइट को नाप रहे हैं तो वो हाइट उस पॉइंट से हाफ डिस्टेंस पे डिवाइड हो। जैसे हम 2 कॉर्नर्स के बीच का डिस्टेंस नाप रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो, हाफ वे में डिवाइड हो। मतलब अगर हम एक अपोजिट कॉर्नर्स को नापते हैं तभी हम बॉडी सेंटर से गुजर पाएंगे, तो वो वाला डिस्टेंस भी वहाँ से हाफ वे में डिवाइड हो। अब वहाँ पे एक चार्ज रखा है, ठीक है, और सभी कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स है तुम्हारे रूम में गिनो, मैं बता रही हूँ। देखो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। अब जिस रूम में तुम बैठे हो उसके बीच में भी एक चार्ज लेना है, क्योंकि हम कौन से वाला कर रहे हैं? बॉडी सेंटर क्यूब कर रहे हैं। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसमें हम एक ही को डिफाइन करते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट, उसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे रखे हुए होते हैं। नॉन प्रिमिटिव की बात करूँ तो उसमें एक बॉडी सेंटर पे रखा होता है और बाकी 8 कहाँ? कॉर्नर्स पे रखे होते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, अब तुम देखो तुम्हारे रूम में कितने फेस हैं? 4 दीवारें होंगी, ठीक है, एक छत होगी और एक क्या होगा? फ्लोर होगा। अब इनको कितने हो गए? 6 फेसेस हो गए ऐसे, ठीक है। ऐसे कितने हैं तुम्हारे कमरे में? 6 फेसेस हैं और 8 क्या है? कॉर्नर्स हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ एंड सेंटर क्यूब की, एंड सेंटर क्यूब क्या है? एंड सेंटर, एंड को पकड़ो यानी 2 एंड, यानी जैसे ये अगर तुम्हारा रूम है तो इमेजिन करो कि एक तो तुम्हारी छत के ऊपर रखा है, ठीक है, और एक तुम्हारी फ्लोर पे रखा है। भी 2 अपोजिट साइड्स ले लो। अगर तुम एक अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार ले लो और एक अपने राइट हैंड साइड वाली दीवार ले लो, ठीक है। मतलब कोई भी साइड्स लेनी है बट अपोजिट होनी चाहिए, एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाली दीवार ले रहे हो और एक जो ये इसके साइड वाली इसी को पकड़ के बैठो, नहीं। एक अगर ये आगे वाली ली है तो एक अगली पीछे वाली ही ली जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलती है, यानी 2 अपोजिट फेस हो गए और 8 कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अब ये क्रिस्टल सिस्टम याद करने का एक बहुत अच्छी तरीका बताती हूँ मैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ एज, यानी जो एज है उसकी लेंथ में और उन एंगल्स में वेरिएशन आता है, तो हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। बट हमारे पास जो ब्रेविस लेटिस होते हैं वो टोटल 14 होते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे। देखो CTOMHRT, अब समझ नहीं आया होगा कि ये क्या लिख दिया, बट ये बहुत अच्छा एक ट्रिक है। देखो कैसे याद रख सकते हैं। C क्लासिकल ट्रेडिशनल जो बंदे हैं वो सभी इंडियंस हैं, और ओम जो है वो उनके हार्ट में बसता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि जो ओम है वो तो हमारे हार्ट में बसता है, ठीक है। जो क्लासिकल ट्रेडिशनल बंदे हैं ओम उन सभी के हार्ट में बसता है, ऐसे याद करना है। अब देखो क्यूबिकल, टी का मतलब है टेट्रागोनल, ओ का मतलब है ऑर्थोरोम्बिक, एम का मतलब है मोनोक्लिनिक, एच का मतलब है हेक्सागोनल, आर का मतलब है रोम्बोहेड्रल और टी का मतलब है ट्राई क्लिनिक। देखो ये वाली टेबल याद करनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो अब साइड कौन सी होती है हमारे पास? साइड हमारे पास 3 ही है, ABC, ठीक है। तो पहले इन दोनों में इक्वल लगा दो, फिर क्या करो? आखिरी वाले का काट दो, फिर दोनों का काट दो, फिर एक और बार रिपीट करो इसी को। अब पहले वाले में से हटा दो, फिर दूसरे वाले में से भी हटा दो और आखिरी वाले में से तो दोनों ही काट दो, ठीक है। ऐसे याद करना है, नीचे में बना के दिखा दूंगी, ठीक है।
जैसे अल्फा बीटा गामा लिखो, अब अल्फा बीटा गामा और इक्वल टू 90 डिग्री लिखो। सबसे पहले 3 बार इक्वल, यानी शुरू के 3 में कैसा आ जाएगा, इक्वल। अब जो ये बीटा है ये ज़्यादा बीटा बीटा कूद के बाहर निकल गया, यानी अल्फा और गामा इक्वल रहेगी 90 डिग्री के, और बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहा। अब बीटा निकल के गया तो गामा बोला मैं क्यों पीछे रहूँ, तो अल्फा बीटा 90 के इक्वल हो गए, और गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं हुआ। और इसने तो सिर्फ यही किया था कि ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं हुआ था, ये एक स्टेप और आगे बढ़ा, इसने बोला है मैं तो 120 के इक्वल हो जाऊँगा। ठीक है, अब जो है अब अल्फा भी, अब हमने बीटा भी निकाल लिया, गामा भी निकाल लिया, अब अल्फा का निकाल के क्या ही करोगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं, और आखिरी वाले में तो कुछ इक्वल है ही नहीं, तो पहले ही काट दो। ठीक है, तो चलो इस वाले को एक बार नीचे आप भी मेरे साथ अब बना के देखो। ठीक है, चलो दोनों बना के देखो, सभी बना के देखते हैं। अब देखो सबसे पहले लिखना है CTOMHRT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब ABC का रिलेशन लिखना है। मैंने बोला था ए सबसे पहले तो ABC ऐसे लिख देते हैं, A B B B B B B B, ज़्यादा ही दूर दूर रख दिया, और भी टेबल आने हैं। A B B B B C C C C C C C। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का भी रिलेशन देखना है। लिख रही हूँ मैं, अल्फा बीटा और गामा बाद में लिखेंगे। पहले में दोनों इक्वल, दूसरे में आखिरी वाला इक्वल नहीं, तीसरे में कोई भी इक्वल नहीं, चौथे में फिर से कोई भी इक्वल नहीं। फिर क्या था, अब क्या हटा दो, एक में से हटा दो, है ना, फिर इक्वल और फिर कोई भी इक्वल नहीं। अब अल्फा बीटा गामा शुरू के 3 वालों में इक्वल और 90 डिग्री के इक्वल भी, है ना। अल्फा 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 गामा के इक्वल और 90 डिग्री के इक्वल भी, बट बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं। अल्फा बीटा इक्वल 90 डिग्री बट गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं। अल्फा बीटा गामा इक्वल बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं। गामा जो था हमने बोला था कि एक स्टेप और आगे चला गया था, तो यानी 120 डिग्री के पास चला गया था। अब इसमें तो कोई भी इक्वल होता ही नहीं। ठीक है, अब हम ब्रेविस लैटिस, तो देखो क्यूबिक सबसे पहले तो लिखो सभी में, ये देखो ये क्या है, दिखा कुछ दिखा, ऐसी तो सभी में कॉमन है। ठीक है, अब नीचे की 3 छोड़ दो, इसमें हमने ऊपर के 3 इक्वल लिए थे, इसमें हम नीचे के 3 छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब शुरू के 3 में लिख दो BC BC BC, लिख दिया। अब क्या करो, जो ये बच गए, मैंने बोला नीचे के 3 छोड़ने हैं, तो यानी अब जो ये इसने बोला मैं तो EC ले लेता हूँ, फिर इसने भी EC ले लिया। अब पहला बोला कि मैं सबसे पहले आया था तो मुझे तो F दो, मतलब मैं फर्स्ट आया था तो फर्स्ट तो दो, तो पहले ने ले लिया, दूसरे को तो कुछ मिला ही नहीं, तीसरे को मिल गया। चलो अब इन्हें भी लिख के देखते हैं एक बार ही। तो देखो SC सभी में लिखना है, लिख देते हैं भैया, SC 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 SC। नीचे के तो छोड़नी है, इनको तो मैं पहले ही कुछ नहीं लिखने वाली इनमें। ठीक है, मैंने बोला क्या करो, BC लिख दो, SC। अब मैंने बोला था कि चौथे वाले में नहीं लिखना BC, शुरू के 3 में BC लिखना है और आखिरी के 3 छोड़ना है। अब इसने बोला कि मेरे को BC नहीं दे रहे तो कम से कम मेरे को EC तो दे ही दो। इसने बोला फिर मैं BC ले लेता हूँ। इसने बोला मैं तो फर्स्ट आया था, इसने बोला तू फर्स्ट आया तो मैं भी लूँगा। ठीक है, तो ये वाली टेबल भी हमारी क्या हो गई, याद हो गई। चलो आगे चलते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब हम गिन लेते हैं इनको, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 हो गई, 5 और 4 9 हो गई, 11 हो गई, 12 13 14। ठीक है, तो यानी 14 ब्रेविस लैटिस हो गई। अब हम इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।